गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा बुक है मॉडर्न हिस्ट्री का जो दृष्टि आईएएस का बुक है, ठीक है। और मैं ये मॉडर्न आईएएस जो आधुनिक इतिहास है इसको बहुत डीप से दिया गया है इस बुक में। तो उम्मीद है मैं आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं अगर बीपीएससी यूपीसीएस वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा यानी रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो मैं इस बुक को पढ़ाऊँगी आज से, ठीक है। सबसे पहले बता दूँ कि जो मॉडर्न हिस्ट्री था उसका महत्व यानी भूमिका इससे स्टार्ट हुआ, ठीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उत्तर मुगल काल में महत्वपूर्ण बादशाह के मात्र प्रतीकात्मक रह जा गए और उनकी सत्ता के बागडोर ईरानी जो तुरानी गुटा हिंदुस्तानी मुल्क के अमीर सैयद बंधुओं के हाथ में आ जाता है। यानी ऑरेंज के डेथ के बाद किसके हाथ में आ जाता है? सैयद बंधुओं के हाथ में आ जाता है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैभवशाली मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगा और मुगल साम्राज्य के इन्हीं अवशेषों पर अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां का प्रादुर्भाव हुआ और जिससे कई स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए। इन स्वतंत्र राज्यों का विवरण निम्नलिखित में मिलते हैं, ठीक है। कुछ अब चलते हैं हैदराबाद के बारे में, यानी हैदराबाद में कौन कौन शासक उभर कर आए और वहाँ का इंपॉर्टेंस, वहाँ का महत्व के बारे में। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य आसफ जाही वंश का संस्थापक था और उल मुल्क जो चिनकिलिज खा था वो निजाम उल मुल्क तुरानी गुट का था। कौन था? जो चिनकिलिज था निजाम उल मुल्क तुरानी गुट का था और उसने सैयद बंधु के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कौन? चिनकिलिज खान ने। निजाम उल मुल्क जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार था, यानी मोहम्मद शाह के द्वारा जो मुगल वंश के शासक थे उनके टाइम ये सूबेदार थे, ठीक है। और 1720 से 1722 के बीच में दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी तथा 1724 में उसने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की, यानी कितने में? 1724 ईस्वी में। उसके बाद चलते निजाम उल मुल्क ने केंद्रीय सरकार की अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की मगर व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया था, ठीक है। और निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई और उसने एक हिंदू पूर्ण चंद्र को अपनाकर दीवान नियुक्त किया था, यानी पूर्ण चंद्र को ये दीवान नियुक्त किया था निजाम उल मुल्क, ठीक। निजाम उल मुल्क ने दक्कन में जगीरदारी प्रथा को अपनाया और राजस्व व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया था। 1724 में सकूर खेड़ा के युद्ध में निजाम उल मुल्क ने मोहम्मद मुगल सूबेदार मुबारिक खां को पराजित किया था। किसमें? जो सकूर खेड़ा के युद्ध में हुआ था। तत्पश्चात मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया और उसे आसफ जहाँ की उपाधि धारण की, यानी कौन सी उपाधि? आसफ जहाँ की उपाधि। कब दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया था? जो निजाम उल मुल्क थे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु के पश्चात हैदराबाद आतंकी संघर्ष तथा कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के कूटनीतिक शिकार हो गया, ठीक है। और कर्नाटक की बात करते, कर्नाटक मुगल दक्कन का एक सूबा था। कर्नाटक के नायब सूबेदार को कर्नाटक का नवाब कहा जाता था और दिल्ली के सरकार से स्वतंत्र होकर शहादत खान ने अर्काट की राजधानी बनाया था। कहाँ राजधानी बनाया था? शहादत खान ने दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र होकर अर्काट की राजधानी बनाया। शहादत खान के बाद उत्तराधिकारी संघर्षों के कारण कर्नाटक की स्थिति बिगड़ती गई और फलस्वरूप कर्नाटक का उत्तराधिकारी बन गया, यानी उत्तराधिकारी। उसके प्रश्न अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य राजनीतिक हस्तक्षेप का कारण बने, यानी कर्नाटक में। अतः कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने षड्यंत्र पत्राचारक का आरोप लगाकर राजगद्दी अधिकार छीन लिया था। किसने? जो लॉर्ड वेलेस्ली थे और कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी ये लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक, वेलेस्ली। उसके बाद चलते हैं बंगाल के बारे में। स्वतंत्र शासक जो स्वतंत्र बंगाल राज्य के नींव डालने का श्रेय मुर्शिद कुली खां को दिया गया। 1700 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। इस समय बंगाल का सूबेदार अजीमुद्दीन था। कौन था? अजीमुद्दीन था, जो राज दरबार के संबंधित होने के कारण प्राय दिल्ली में रहता था। कहाँ रहता था ये? दिल्ली में रहता था। अतः बंगाल की वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खां के पास थी और मुगल सम्राट फारुखसियर ने मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। कहाँ? जो मुर्शिद फारुखसियर है ने मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य में की कमजोर स्थिति फायदा उठाकर स्वतंत्र बंगाल का नींव डाल दी। किसने? मुर्शिद कुली खां ने फारुखसियर से फायदा उठाकर, ठीक है। उसके बाद चलते मुर्शिद कुली खां के शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए। कौन कौन? जो सीताराम, जो विद्रोह का कौन? पहला विद्रोह जो था सीताराम और उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था और दूसरा सुजात खान ने तथा तीसरा नजात खान ने। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बनाया और मुर्शिद कुली खान ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए राज्य की वित्तीय व्यवस्था में नए सिरे से प्रबंध किया, ठीक है। उसने
नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े हिस्से की खालसा भूमि का प्रत्यक्ष रूप से बसा के नियंत्रण में रहने वाली भूमि में तब्दील कर दिया और तथा ठेके पर भू राजस्व वसूल की नई प्रणाली इजारादारी प्रथा व्यवस्था लाई थी की शुरुआत की। मुर्शिद कुली खान ने गरीब किसानों को कृषि विकास में भू राजस्व देने में सक्षम हेतु तकावी ऋण लाया। ठीक है, और 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है। किसमें? 1727 में। इसके 50 उसका दामाद जो था सुजाउद्दीन 1727 से 39 बंगाल का नवाब बन जाता है। सुजाउद्दीन की बात करें तो उसका बेटा सरफराज खां था, 1739 में बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 1740 में बिहार के नवाब जो सूबेदार अली बर्दी खान ने जो सरफराज खां का गिरिया कुछ स्रोतों की घेरिया के युद्ध में हराकर बंगाल के नवाब का पद हस्तगत कर लिया और तत्कालीन मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए नजराना देकर अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की। किसने? अली बर्दी खान ने, यानी गिरिया का जो बिहार के नवाब थे और गिरिया के युद्ध में इन्होंने जो बंगाल के जो शासक थे उनको हराकर अपना ये वंश मतलब ये अली बर्दी खान शासक बने। ठीक है, मराठों का हमले से आकर अली बर्दी खान ने रघु जी से 1751 में उड़ीसा प्रांत का एक बड़ा भाग और वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर मराठों से संधि कर ली थी। ठीक है, उसको यानी किससे? कौन सा जो मराठा वंश का था? रघु जी था। ठीक है, और इसी के साथ उसने धनराशि देकर मराठा से संधि की थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हम अली बर्दी खान ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंडीनगर किलेबंदी का अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, अली बर्दी खान ने यूरोपीय को मधुमक्खियों की उपमा दी थी कि यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वो शहद देंगे, लेकिन किंतु छोड़ा जाए तो वो काट कर मार डालेगी। 1756 में अली बर्दी खान ने मृत्यु के बाद उसका दौतिक पुत्री का पुत्र जो सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला जो थे उनकी मौसी घसीटी बेगम, वो पूर्णिया का नवाब शौकत जंग दोनों के ही सिराजुद्दौला के प्रबल विरोधी थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद शत्रु बंगाल के सेनानायक मीर जाफर था। इन सभी ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का साथ दिया और सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना हो जाती है, जिसका उल्लेख एक अंग्रेजी अधिकारी हॉलवेल ने की। हॉलवेल के अनुसार नवाब एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें महज 23 अंग्रेज ही जिंदा बच पाए। सिराजुद्दौला 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष किया, जिसमें उसकी पराजय हुई और प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल का कब्जा नहीं हुआ, किंतु कठपुतलिया नवाब मीर जाफर बनाए जाने के मनचाहा अधिकार मिल गया। मीर जाफर के इतिहासकार में क्लाइव के गिद्दर की पदवी दी गई और बंगाल नवाब मीर कासिम 1760 से 63 बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। मुंगेर में तोप बंदूक कारखाना स्थापित किया गया, सेना का पुनर्गठन किया गया। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात अपदस्थ नवाब मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला मुगल बादशाह आलम द्वितीय संयुक्त सेना अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो का सामना हुआ और इन अंग्रेजों का विजय हुआ। इलाहाबाद की संधि 1765 में के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्रदान की गई थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम जरा बंगाल के नवाब के बारे में। ठीक है, तो बंगाल के नवाब कौन कौन और कितने सन तक रहे? मुर्शिद कुली खां बारे तो 1770 से 87 के बीच रहे। उसके बाद सिराजुद्दौला 1727 से 39, सरफराज 1739 से 40, मात्र 1 वर्ष ही। उसके बाद आते हैं हमारा अली बर्दी खां 1740 से 56। उसके बाद चलते हैं सिराजुद्दौला 1756 से 57। उसके बाद जो मीर जाफर थे 1757 से 60। उसके बाद जो मीर कासिम थे वो 1760 से 1763। ठीक है, उसके बाद जो हमारे थे मीर जाफर द्वितीय थे वो 1763 से 1765। नजमुद्दौला 1765 से 66। उसके बाद जो सैफुद्दौला 1766 से 1767 तक। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इसमें नेक्स्ट और अब आते हैं अवध के बारे में पढ़ते हैं। अवध के जो स्वायत्त राज्य के संस्थापक शहादत खां थे, बुरहान उल मुल्क का माना गया और इसने 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया। कालांतर में उसने स्वतंत्र राजा का करना प्रारंभ किया और शहादत खां ने 1723 में नए राजस्व बंदोबस्त यानी रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किए। किसने? शहादत खां ने। और कहा जाता है कि उचित भू लगान लगाकर बड़े जमींदारों को जुर्मों से बचाकर उसने किसानों की हालत को बेहतर बनाया था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां ने 7000 मनसब और बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। उसके बाद चलते 1739 में मोहम्मद सम्राट जो थे मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से लड़ने के लिए शहादत खां को दिल्ली बुलाया था और 1739 में शहादत खां की मृत्यु के बाद उसका भतीजा जो था दामाद सफदरजंग अब्दुल मंसूर खां था, वो अवध का नवाब बना। सफदरजंग के समय अवध की लखनौती तहजीब विकसित हुई और सफदरजंग 1748 में मोहम्मद बसाह मोहम्मद साहब से वजीर प्राप्त
की। इसी कारण जो सफदरजंग को नामवार वजीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया गया। ये 1754 में अवध के में सफदरजंग मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसका पुत्र शुजाउद्दौला शासक बना, जिसने मोहम्मद बदशाह शहादत शाह आलम द्वितीय की अलीगढ़ को शरण दी। 1761 में जो लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर युद्ध 1764 में शुजाउद्दौला ने बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम के साथ दिया। ठीक है, और शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात जो अवध का अंगला आसुफदौला 1785 से 97 में हुआ, और उसने अपनी राजधानी फैजापुर से लखनऊती धारण की थी, स्थानांतरित की। लखनऊ में इसने एक बड़ा इमामबाड़ा बनवाया, और अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, 1847 से 56 था। इसी के कार्यकाल में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरडन की सरकारी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। मैं यहाँ तक रखती हूँ। नेक्स्ट में हम मैसूर से पढ़ेंगे। हमारा दृष्टि है इसका आधुनिक भारत है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। ओके, बाय।